कोलिजन पढ़ रहे थे हम लोग, और कोलिजन में मैंने दो चीजें आपको बता दी थी। एक तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होते हैं ये बताया था हमने, और दूसरा आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक बताया था, उसमें भी परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ बातें हमको समझनी है कि क्या क्या होता है कोलिजन के अंदर। तो एक तो लॉ ऑफ कोलिजन के अंदर या इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है ये होती है E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये मतलब जिस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा होगा कोई पार्टिकल, उसको हम E से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो फ्रिक्शन के लिए, सॉरी कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बताता है कि नेचर ऑफ कोलिजन कैसा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जैसे हम ऐसी बात करते हैं कि ये कोई पार्टिकल है और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में u1 और u2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। और कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये दोनों यहां कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद ये सेपरेट होते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 हो जाती है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी या नीचे बना दे रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को हम सेम डायरेक्शन में ये v1 से बना दे रहे हैं और इसको v2 से। इसका मास m1 अभी भी है, m2 अभी भी। तो इनके अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है कि आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हुई इससे या ये कम हुई इससे, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे से गैप मेंटेन करें। और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो ये होती है कि जैसे ये इधर जा रहा है और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच का गैप घटेगा तभी तो जाके कहीं कोलाइड करेंगे। तो इनके बीच का जब गैप घटने लगता है तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से गैप घटता है उसी को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इनके बीच में गैप बढ़ता है उसी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ कोलिजन है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अगर यहां हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये v2 माइनस v1 होगी। अगर v2 इज ग्रेटर देन v1 है तो ये इस तरीके से सेपरेट होगा, और ये हो जाएगा E टाइम्स ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोच किससे करेगा, ये अप्रोच u1 माइनस u2 से करेगा। ऐसा ये u1 माइनस u2 से इस तरीके से अप्रोच करेगा। एक तो कोलिजन में ये होता है, तो लॉ ऑफ कोलिजन ओवरऑल ये लिखा हुआ है। और दूसरी जो कंडीशन होती है कोलिजन के लिए वो मैंने बताया आपको, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ही होता है कि फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो ओवरऑल कोलिजन में इन्हीं दो लॉस को लगाना है।
अब ई जो है ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो है ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जिसमें किसी भी तरीके का कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, वहां पर ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अदरवाइज उसके बीच में जो होंगे कोलिजन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं वो उनके बीच की वैल्यू होगी, मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो नोट कर लिया इसे। चलिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों तरीके हमको लगाने हैं। आपके वहां बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है और वो भी परफेक्टली इलास्टिक के बारे में दिया हुआ है। तो जो ई है इसको कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ई जो होता है ये 1 होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है फॉर द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अदरवाइज ये वैल्यू नीचे बीच में लाई करती है। ठीक है? अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो इसके अंदर देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के जो होता है वो 0 होता है। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में। जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड करेगा आपस में और फिर से वो वेलोसिटी आपस में गेन कर लेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इलास्टिक कोलिजन की बात है, ऐसा इनइलास्टिक में नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगर हमको इलास्टिक कोलिजन की बात करनी है तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये लगाते हैं तो एक अलग वैल्यू आएगी, और इसे इनइलास्टिक के लिए लिखते हैं तो एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर यहां से हम ये देखते हैं कि जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, मास m2 है, और कोलिजन के बाद में मैं डायरेक्ट कोलिजन के बाद वाला इवेंट लिख दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। ये v1 हो जाता है और ये v2 हो जाता है। इसका मास m1 है और इसका मास m2, वो मेंटेन है। तो एक तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपके वहां परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, केवल इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहां से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फार्मूला लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो सीधे सीधे आपका हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, इस वेलोसिटी से सेपरेट होगा, इंटू ई टाइम्स
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो u1 माइनस u2 होगा, और e की वैल्यू को अगर हम 1 रख देते हैं परफेक्टली इलास्टिक के लिए, तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि जो v2 माइनस v1 होगा ये हो जाएगा u1 माइनस u2 के। एक तो ये रिलेशन काम करता है, और दूसरा जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट बिफोर कोलिजन पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इनिशियल हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस में m2 u2, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को पॉजिटिव लेके इस तरीके से लिख दिया, और ये हो जाएगा m1 b1 और प्लस में m2 b2, इधर दिख रहा है m2 b2, ये m2 b2 लिखा हुआ है। तो ये दो इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपस में वेलोसिटी और ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट बना सकते हैं ये दो इक्वेशन से। तो किसी भी आपसे पूछेगा तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसमें सारी वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर इसमें आप किसी एक चीज की वैल्यू क्या करते हैं, निकाल करके और इस इक्वेशन में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम u1 v1 या u2 v2 की अलग अलग वैल्यू या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टर्म्स में ला सकते हैं। जैसे हो गया ना ये, जैसे एक जनरल केस हम बनाते हैं और उस जनरल केस के बाद ये हमने कहा कि v2 माइनस v1 e टाइम्स, या ये हो गया सीधे सीधे u1 माइनस u2 के। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, एक बार v2 की वैल्यू निकालते हैं तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, या अगर इसको हम जनरल फॉर्मेट में e का पूरा टर्म लें, ये इलास्टिक कोलिजन के बजाय हम एक जनरल लेते हैं, बाद में e की वैल्यू रख रख के आपको बताते हैं कि e1 हो गया तो इलास्टिक हो जाएगा, e0 हो गया, तो इससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हमने v1 माइनस v2 से लिख दिया, और ये e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को u1 माइनस u2 से लिख दिया, और मोमेंटम को वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2, ऐसा लिख दिया। अब यहां से अगर हम एक बार b1 की वैल्यू और फिर b2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपको ये अलग अलग वैल्यू यहां से निकल के आएगी। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम ये m1 u1 है प्लस m2 u2 है, ये इक्वल हो जाएगा। यहां से पहले हम एक बार b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार b2 की। तो b1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो b1 आ जाएगा eu1 माइनस eu2, ये, और ये उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। ये वैल्यू होगी b1 की, समझ में आ रहा है? और अगर हम b2 की वैल्यू को निकालना चाहें तो b2 की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी b1 माइनस
ई टाइम्स u1 माइनस u2, ऐसा। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस वाले को कि ई कॉमन ही रहने दें, तो ये u1 माइनस u2 होगा इंटू ई टाइम्स होगा और प्लस में b2 होगा। तो ये b1 की वैल्यू हो गई और ये b2 की वैल्यू हो गई। इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहां से आप देखेंगे कि u1 और u2 का एक जनरल फॉर्मूला बन गया, या b1 और b2 का, किसके टर्म्स में, u1 और u2 के टर्म्स में। जैसे एक बार इसमें हम क्या करते हैं कि इस b1 और b2 में एक बार हम क्या करते हैं कि b2 की वैल्यू रखते हैं, किसके टर्म्स में रखते हैं, b2 की वैल्यू रखते हैं b1 के टर्म्स में, ये। तो यहां से b1 निकल के आएगा और दोबारा क्या करेंगे, b1 की वैल्यू रखेंगे b2 के टर्म्स में, तो b2 निकल के आएगा। एक एक बार करके चेक करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये है आपका m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो जाएगा m1 और b1 प्लस m2, और b2 की जगह पर हमको क्या रखना है, इस b2 की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखनी है, ये वाली। तो b2 की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका b1 माइनस, इसको हम इस वाले ब्रैकेट से लिख देते हैं, तो ये e टाइम्स क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। इतना समझ आ, ये क्या हो जाएगा b1 माइनस e टाइम्स u1 माइनस u2। इतना लिख भी लिया है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे फिर हम ओपन करके, हो गया। अब ये लाइनें तो आपको पता होगी, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब आप यहां से ये देखेंगे कि ये जो m1 है u1 है प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 b1 प्लस m2 b1, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m2 b1 माइनस ये m2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा e टाइम्स, माइनस में आप देखेंगे तो क्या होगा e टाइम्स m2, ये यहां पर मल्टीप्लाई किया और इन ब्रैकेट u1 माइनस u2। इतना समझ में आया? देखो इसको, ये m1 u1 ऐसे रखा मैंने, ये m2 u2 ऐसे रखा, ये m1 b1 ऐसे रखा, इस मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये m2 b1 हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करा तो e टाइम्स m2 हुआ और अंदर u1 माइनस u2। क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद क्या करते हैं, ये b1 वाला टर्म जो है उसको एक तरफ लेते हैं। कौन सा टर्म? b1 वाला। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा, उसको उधर ही रहने देंगे, तो ये आपका हो जाएगा m1 b1 प्लस m2 b2, ये पूरा, और इसको इधर भेज देते, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा, ये भी b1 है, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा। अरे ये टर्म इधर माइनस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा e टाइम्स m2 u1 माइनस u2। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? अरे हमने क्या करा, ये m1 u1 है, ये m2 u2 है, ये m1 b1 था, ये m2 b1 था, इसको उधर ही रहने दिया हमने, इसको इधर भेज दिया। क्लियर? अब इसमें से क्या करते हैं कि हम b1 को कॉमन ले लेते हैं, तो b1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर इतना? और ये m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस
ई टाइम्स m2 इंटू u1 माइनस u2, ये हो जाएगा। तो यहां से एक v1 का टर्म आएगा, वेलोसिटी v1 जो आएगी ये e का फॉर्मेट लेके आएगी कि ये हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 अपान में हर जगह पूरे में क्या हो जाएगा प्लस e टाइम्स m2 इंटू u1 माइनस u2 होल अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। एक तो ये फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। अब इस आप जैसे आपने क्या दिया, केवल इलास्टिक दिया, सॉरी इनइलास्टिक, अब वो कहां से आया ये थोड़ी दिक्कत होगी आपको जानने में या डायरेक्ट उसको डिराइव करने में। अब मैं एक जनरल फॉर्मेट बना दे रहा हूँ v1 और v2 का दोनों के लिए। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो इनइलास्टिक होगा तो आप e की वैल्यू वो पर्टिकुलर रख के बता देंगे, या इलास्टिक होगा तो e की वैल्यू 1 रख के बता देंगे, और या अगर क्या होगा कि इनके बीच में कोई वैल्यू e आती है तो e के फॉर्मेट में आंसर कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी v1 क्या आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e टाइम्स m2 u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपसे जब फाइनल वेलोसिटी पूछी जाती है कि जैसे कहते हैं कि कोई पार्टिकल है एक जिसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है, और दूसरा मास क्या है m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है, तो कोलिजन के बाद पहले वाले मास का या m1 वाले मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और उसके बाद आपको फाइनल कुछ भी नहीं देता। तो ये क्या है, ये u1 और u2 और m1 और m2 के टर्म्स में आपको v1 मिला, कहीं से जरूरत और किसी चीज की इसमें नहीं है, केवल दो चीजों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, इसको नोट करिए, तो फिर v2 भी निकाल के बताते हैं कैसे आएगा। एक तो ये v1 की वैल्यू आ गई। अब v2 को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और जब v2 को कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वही पूरा लगाएंगे। इससे एक बार आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो फिर जो चीजें लिखी है बुक में वो समझ में आएगी, और डायरेक्ट उसको बता देंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, या तो फिर आप फार्मूला वो याद कर लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे क्वेश्चन। दूसरा, फिर से मैंने v2 की एक वैल्यू आपको बताई थी अभी इसके टर्म्स में v1 के, तो आपने वो लिख दिया था। अब की बार जो v1 वाली वैल्यू बताई है मैंने v2 के टर्म्स में, उसका इस्तेमाल करेंगे, और किस इक्वेशन में, इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और जो सॉरी लॉ ऑफ कोलिजन है वो यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट होने का मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, जिससे अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां से हमने v1 की वेलोसिटी हमको अब की बार v2 निकालना है, तो हम अब की बार v1 की वैल्यू v2 के टर्म्स में रखेंगे। तो आप यहां से देखेंगे कि जो v1 की वैल्यू है इस इक्वेशन से वो क्या आएगी, ये होगी e टाइम्स u1 माइनस u2, और इसको इधर लाते हैं, v1 की वैल्यू हमको v2 के टर्म्स में रखना है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, और ये इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में होगा। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा v2 माइनस e टाइम्स u1 माइनस u2। समझ आ रहा है, v1 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें v1 की वैल्यू जहां जहां पर v1 है वहां पर ये वैल्यू रखते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि जो ये m1 u1 है प्लस m2 u2 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, और v1 की वैल्यू ये रखेंगे, तो v1 की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं तो ये हो जाएगा v2 माइनस e टाइम्स u1 माइनस u2
ये इतना हो गया आपका, और प्लस में क्या करेंगे हम M2V2, ये हो जाएगा। अब यहां से फिर से वही इसको पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, ये इक्वल टू हो जाएगा M1 इससे मल्टीप्लाई करा तो ये V2 हो गया, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये M1 E या EM1 कुछ भी लिख सकते हैं इसको, E टाइम्स M1, और ये हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस M2V2, ये प्लस में M2V2 हो जाएगा। अब ये M1V2 और M2V2 को एक तरफ करते हैं और इसको इधर भेजते हैं। समझ आ रहा क्या कर रहे हैं? अब की बार इसको क्या कर रहे हैं, इस साइड भेज रहे हैं। तो आप यहां से ये देखेंगे कि इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएंगे M1V2 प्लस M2V2, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो ये यहां पर सही लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होगा V2 माइनस V1, ठीक है। अप्रोच का मतलब होगा U1 माइनस U2। तो यहाँ पर हमने V1 की वैल्यू दी है, उधर लिखा है, तो ये V2 माइनस E टाइम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू करा, अब ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, और ये हो गया आपका ये दोनों, और इसको जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा E टाइम्स M1 और U1 माइनस U2, ये ब्रैकेट में होगा, ये होगा, क्लियर। अब यहां से हमने V2 कॉमन ले लिया, तो V2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, और ये प्लस में क्या हो जाएगा E टाइम्स M1 U1 माइनस U2, अपान में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी बात जब V2 की बात करेंगे तो। अभी जब हम यहां से V2 निकालेंगे तो V2 क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका M1U1 प्लस M2U2 प्लस E टाइम्स M1U1 माइनस U2 अपान M1 प्लस M2। तो यहां से ये B1 और B2 किसके टर्म्स में आ गए, ये दोनों B1 और B2 किसके टर्म्स में आ गए, M1 M2 और U1 U2 के टर्म्स में आ गए। बस आपको E मालूम हो तो दोनों वेलोसिटी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट करिए इसको। इसके बाद यहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर फाइनल देखेंगे, और फिर दोनों के बीच में क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे, हमें लॉस होगी। तो डेल्टा के ई का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। एक्चुअल में अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लें और माइनस के फाइनल लें तो इसको लॉस बोलते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ई से लिख दे रहे हैं। और अगर इसको हम ऐसा लिखें के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम केवल डिफरेंस समझें फाइनल और इनिशियल का, डिफरेंस का मतलब होता है छोटे में से बड़ा घटा, तो ओवरऑल ये क्या होगा, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? अब यहां पर अगर हमको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा कि पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, दोनों का चेंज निकालिए।
तो लॉस का मतलब ये हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। ये तो क्या हो गई, इनिशियल हो गई। माइनस में क्या करेंगे, माइनस में करेंगे हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ये इसी को डेल्टा के लिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दिख रहा है उधर लास्ट वाला। अब इसको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और माइनस में होगा ये हाफ। अब आपको करना ये है कि m1 और b1 की जगह पे वो वाली वैल्यू रखी है जो कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। किसके टर्म्स में, u1 u2 और m1 m2 के टर्म्स में, ताकि उसमें b1 और b2 ना आए और केवल E का फॉर्मेट रहे। तो जनरल फार्मूला जब बन जाएगा तो E की वैल्यू अलग अलग रख के हम तीनों एक साथ पढ़ लेंगे कि इलास्टिक होगा, कि इनइलास्टिक होगा, कि परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, कि परफेक्टली इलास्टिक होगा, कि बीच की सिचुएशन होगी। E की वैल्यू रख के एक जनरल फॉर्मेट आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो यहां से अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m1, और u1 की वैल्यू को हम b1 की वैल्यू को किसके टर्म्स में रखेंगे, E और u1 के टर्म्स में, u1 u2 के टर्म्स में। तो इससे पहले अभी हमने b1 की वैल्यू आपको बताई थी, कितना बताई थी हमने, जो b1 की वैल्यू बताई थी, एक बड़ी सी वैल्यू बताई थी, अगर आपको याद हो वो वैल्यू आप यहां पर रखेंगे। कितना बताया था, अरे b1 कितना बताया था अभी, ऐसे बोलते चलो, m1 u1 प्लस m2u2 प्लस e टाइम्स m2 अपान नहीं, इसमें u1 माइनस u2 अपान m1 प्लस m2। इतने का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक ये होगा, क्योंकि यहां मैंने नेगेटिव लगाया है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहां पर, उसके बाद इस वैल्यू को रखेंगे, कौन सी, हाफ टाइम्स m1 b1 का स्क्वायर हो गया, m2 b2 का स्क्वायर करेंगे, और m2 b2 के स्क्वायर का मतलब b2 के स्क्वायर की जगह पर फिर से वही वैल्यू रखेंगे, कौन सी, m1 u1। अब की बार ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपान नहीं, प्लस में e टाइम्स m1 u1 माइनस u2 m1 प्लस m2 अपान में m1 प्लस m2। इसका भी क्या करेंगे, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा, और यहां पर ये वाला ब्रैकेट भी लगा देंगे। ये इतने को आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करके किसका फॉर्मेट ले आना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। वहां तक दिख रहा है इसमें। तो अब इसको क्या करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस में करेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको मेमोराइज कर लेना है। ये ऐसा हो जाएगा हाफ टाइम्स, यहाँ एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दे, ये हाफ टाइम्स m1, अभी इसको खोलते नहीं है, अभी m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e टाइम्स m2। ये u1 माइनस u2 है,
अगर इस पूरे का हम स्क्वायर करेंगे, आप देखिए ध्यान से, इस कंप्लीट के स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा EM2, ये आपका हो जाएगा U1 माइनस U2, इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका हाफ टाइम्स M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस E टाइम्स M1 U1 माइनस U2, इस पूरे का स्क्वायर, इस वाले का, इसको ऐसा लिखते हैं, सब समझ में आएगा। इसने का स्क्वायर करना है, हाँ, अपान M1 प्लस M2, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए, इतना नोट करना है आपको। लेकिन ये स्क्वायर किस टर्म्स में है समझ में आ रहा ना। अगर इस पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा दें इस वाले पे, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला, और ये छोटा तो है, ये तो छोटे के बीच में ये वाला हो जाएगा। इतने का स्क्वायर ये है, और इसको भी ऐसे ही बना देते हैं कि ये इसका है और ये इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर बड़ा लगा देना है। इतना समझ आ रहा है? इसको नोट करो तो फिर बताते हैं। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा बोर्ड पे लंबा हो रहा है, या एक बार आप कोशिश करिएगा घर से करके लाने की, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको जितना हो रहा है भी बता दे रहे हैं 2-3 मिनट में। तो आप ये क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाले टर्म्स का, और इस वाले टर्म्स का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ के इस इनिशियल वाले टर्म से क्या करना है, माइनस करना है, मतलब घटाना है। तो आप देखेंगे यहाँ किसी भी टर्म में क्या नहीं है, किसी भी टर्म में B1 B2 नहीं है, ये पूरा फॉर्मेट किसके टर्म्स में आ जाएगा, U1 U2 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक तो ये कि आप इस पूरे के स्क्वायर में से अगर कोई चीज कॉमन लेते हैं तो हाफ M1 इसमें है, तो पूरे से हाफ M1 अगर हम बाहर ले लें तो हाफ M1 तो वैसे भी आउट होगा इसमें। जैसे ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ये वाला छोटा वाला टर्म जो है ये हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर तो है ही है। इसके बाद इन पूरे से हाफ M1 और हाफ M1 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। हाफ M1 ये उसमें भी ना, हमने क्या रखा है यहाँ पर, हाफ M1 ये M2 है बेटा ना, बाकी तो सही है। क्या करा हमने, हाफ M1 B1 की वैल्यू इतनी रखी है और उसके बाद उसका स्क्वायर करा है, प्लस में हाफ M2 रखा है और B2 की वैल्यू इतनी रखी है और उसका क्या करा है, स्क्वायर करा है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि इसको इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, और इन पूरी को क्या करते हैं, आपस में सम अप करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में, U1 U2 और E के टर्म्स में आएगी। इसको एक बार आप करिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम पे इसको बताएंगे। क्लियर है? घर से कर लेना, हो जाएगा।